अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज क्लिप की पूरी ऑडियंस बैठी हुई है। पूरा हमारा एडिटोरियल बोर्ड, सलमान, महरोज़, अमान, साद सब बैठे हुए हैं पीछे, क्योंकि आज इत्तफाकन मेरी बारी थी क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए। और कुछ मुल्क में पिछले 24 घंटे में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद उनको ख़तरा था कि मेरे मुंह से कोई क्या कहते हैं, फोपा, उसको उर्दू में क्या कहेंगे, गलत काम ना हो जाए, ना ज़ेबा कलमात ना अदा हो जाए। इसलिए अमान साहब खुद बैठे हुए हैं, मूँछों को वट देते हुए, और कैमरे को घूर रहे हैं इस वक्त। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? ये वही बात हो सकती है जो पिछले 70 साल से हम फिगर आउट नहीं कर पाए कि दीन का और स्टेट का क्या रिलेशन है आपस में। ये ख्वाब कायदे आज़म का था कि एक मॉडर्न इस्लामिक रियासत बनेगी, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ होंगी। आज तक उसी पे बहस हो रही है, कायदे आज़म का असली मकसद क्या था। मौदूदी साहब की सोच पे बहस होती है। अब मॉडर्न डे एंड एज पे जो TLP है उसकी सोच पे बहस होती है। मुख्तलिफ़ तंजीमों की बहस चलती रही है। हमारी रियासत ये नहीं फ़ैसला कर पाई कि उनकी पॉलिसी पोजीशन किस चीज़ पे क्या है। बाज़ार कुरान और सुन्नत से हट के कोई चीज़ हमारे कानून में शामिल नहीं होती एंड शुड बी इन लाइन विद दैट। लेकिन जो हमारी हरकत व सकनात होती हैं हमारी मुख्तलिफ़ सरकारों की, वो वैसे कुरान और सुन्नत की स्पिरिट और कभी कभार कुरान और सुन्नत के डायरेक्ट अहकामात के ख़िलाफ़ होती है। बारह जो लेटेस्ट परम्यूटेशन हमें मिली है वो मिली है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। कल मैं और अमान दफ्तर में बैठे हुए थे, तो मेरे कमरे जो है उसकी पिछली खिड़की गंदे नाले को खुलती है, तो फ्रेश एयर की वजह से हम वो खोल के रखते हैं। तो एकदम से अमान का चुप कर चुप कर चुप कर, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया ऐसे। आवाज़ आई हमारे कानों में पड़ी, इन गुनहगार कानों में आवाज़ पड़ी कि अगर किसी घर में अफगान लोग पनाह लेके बैठे हुए हैं तो उनको हैंड ओवर कर दें। किसको हैंड ओवर कर दें पता नहीं। जब ये अजान गूंजना शुरू हुई, ये आवाज़ गूंजना शुरू हुई, तो हमें समझा कि ये बेसिकली मस्जिदें ऐलान कर रही हैं, क्योंकि जिधर हम दफ्तर है हमारा वहाँ पे 4-5 मस्जिदें आपस में, तो मुख्तलिफ औकात पे अजान होती है, तो हम लोगों की आवाज़ें पहचानते हैं। हमने कहा ये क्या हो रहा है। फिर हमने फ़ोन शोन में पता चला कि बाकायदा लाहौर शहर में मुख्तलिफ मस्जिदों में ऐलानात हुए। वो ऐलानात का पर्पज़ क्या था हमें नहीं समझ आया। या तो ये तासुर दे रहे हैं कि अफ़गान लोग जो हैं वो कानूनी बॉडीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ मस्जिदों को रिस्पॉन्ड करते हैं, या वो ये तासुर दे रहे हैं कि हम सब के बीच में कोई दरिंदे घुस गए हैं, दैट वी मस्ट सीक आउट, कि सबसे ऊंची पहाड़ी से भी उनकी आवाज़ें लगाओ, वैलीज़ के अंदर भी आवाज़ें लगाओ, मस्जिदों में भी उनके लिए आवाज़ें लगाओ। चलें, हमें तो लगा था, हमने वैसे सारे अफ़गानी निकाल दिए हैं जो हमने डिपोर्ट नहीं किए थे मैसिव, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मुसलमान भाई अगर रहना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े खस्ता हैं, तालिबान की जीत के बाद भी, उनकी गवर्नमेंट बनने के बाद भी वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, तो मेरे ख्याल है इसमें कोई ममानी परेशानी नहीं होती, स्पेशली जब हमारी रियासत ने इतना बड़ा पीस प्लान अग्री अपॉन कराया गाज़ा का, जहाँ पे वो चाहते हैं कि गाज़ा के लोग आज़ाद हों, मुसलमान वहाँ फलें फूलें, और जो फ़लस्तीन के लोग मुल्क से बाहर भी हैं अपने, वो वापस उस मुल्क में आए। तो हमें भी ऐसा कोई पीस प्लान बनाना चाहिए अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के लिए। लेकिन रियासत ने यह फ़ैसला किया एक इंतहाई शर्मनाक तरीके से, ऑल्दो हम हंस के आपको बता रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमारी मस्जिदों से मुसलमान बच्चे बच्चियों के लिए कॉल दी गई कि इन्हें ढूंढो, इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें हैंड ओवर करो। किसको? अल्लाह ना करे CCD को हैंड ओवर कर दें। वैसे वो भी इतना मसला नहीं है, अब CCD का रेट पता चल गया है। CCD ने एक ताजर पकड़ा था, उसे 40 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ दिया था। फिर तो CCD का रेट अब मार्केट में आ गया कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं CCD से, 40 लाख रुपए लगते हैं। वैसे ये बड़ी इंसानी कीमत की इन्होंने ज़्यादा प्राइस लगा दी है। पाकिस्तान की रियासत में इससे कम में लोग शहीद कर दिए जाते हैं। ये भी मुरीद किए में हुए हैं, ना तो सिर्फ लोग शहीद हुए हैं, जमात भी बैन हुई है, और पूरी की पूरी बरेलवी सोच के जिनको डिफेक्टो हेड माना जाता है, मुफ्ती मुनीर साहब उस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल है, मरीम नवाज़ की सदारत, जहाँ पर डिस्कस हुआ है कि मदारस का पर्पज़ है लोगों को अमन सिखाना। अमान, जब आपने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़े थे तो उसमें एक वो जे वाला पिलर था, इंग्लिश में, उर्दू में उसको हम जीम से भी कह सकते हैं। याद है किसी दोस्त को क्या पिलर था वो? हम जब बात करते हैं कि रियासत का और दीन का क्या रिश्ता है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे बहुत सारे दोस्त इग्नोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मुसलमान अगर ऐसी रियासत में रह रहा है जो कोई कानून इस्लाम से हट के बनाए, तो वो क्या करेगा? क्या हम अदालतों में जाएंगे? चलें, हम अदालतों में चले जाते हैं। हमारी अदालतों एक करंट कंडीशन को देख के जो हमने जुडिशरी का एक मजाक बना दिया है, क्या लोग उनको सीरियस भी लेते हैं कि नहीं? क्या वो हमारे पुलिस के इदारों को सीरियस लेते हैं कि नहीं? अगर रियासत इस जबर पे उतर जाए कि वो कानूनी इदारों को टूल के तौर पे इस्तेमाल करे, जुडिशरी को टूल के तौर पे इस्तेमाल करे, तो लोग कहाँ जाएंगे? चलें, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर लेंगे टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे। अगर सरकार उस सब पे भी क्रैकडाउन करे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? हिजरत के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होती। और जो लोग हिजरत नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करेंगे? देखें
किसी का सिर्फ ये कह देने से कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम इस्लामिक रिपब्लिक बनते नहीं हैं। किसी का सिर्फ ये कह देने से कि जनाब यहाँ पे कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून नहीं बनेगा, ये बात सच हो नहीं जाती। मुफ्ती मुनीब साहब को ये मौका इस्तेमाल करना चाहिए था कि वो मरीम नवाज पे सवाल करते कि गोलियां क्यों चलाएगी। मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पे कहा कि अगर हम आपको फ़ोटोज़ दिखाएं टीएलपी वाले क्या करते तो वो खौफनाक है, आप दिखाएं। क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली वीडियोस हम सब ने देखी हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखी हैं, पूरी दुनिया ने देखी हैं, वो बहुत खौफनाक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिस एहलकार, हमारा भाई भी वहाँ शहीद हुआ है। मामलात वहाँ तक पहुँचे क्यों? हम हमेशा प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि फ़िलहाल वक्त टपाओ, टाइम टपाओ। आपने टाइम टपाया फ़लस्तीन की डील पे, रिज़ल्ट आपके सामने आ गया, 100 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। आप इस मामले पे टाइम टपाएंगे। इस वक्त आपने 60,000 प्लस मसाजिद को अनाउंस कर दिया कि हम 25,000 रुपया माहाना वजीफ़ा देंगे। हमें तो नहीं समझ आ रही आप ये क्यों कर रहे हैं। अमान, आपको समझ आ रही क्यों कर रही सरकार? इट्स ऑलमोस्ट एज इफ उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े फिरके को बंद गली में जाके मारा है और अब अपीजमेंट पॉलिसी हो रही है और सारे चुप करके बैठे हैं। बल्कि टीएलपी की जो मसाजिद अपने कंट्रोल में थी, जहाँ पे उनकी दर्स व तदरीस होती थी, वो बाकायदा मुफ्ती मुनीब साहब को हैंड ओवर की गई हैं। जब आप दीन के साथ ऐसा खेलेंगे तो कौन किसी रिलीजियस सेमिनरी को सीरियस लेगा? और शायद सरकार का मकसद भी ये है कि आपका लगाव मजहबी पेशवा से ख़त्म किया जाए। चलें, बरेलवी टीएलपी बहुत बुरे जी, बुरे लोग हैं, ठीक, मान लिया आपकी बात। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में क्यों है? इस बात की कुछ सेंस है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जेल में हैं, लेकिन उन्हीं के जैसे व्यूज़, गुफ्तगू एक धीमे मजाज में गांधी साहब भी करते हैं। इनफैक्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिस चीज़ के लिए जेल में है वो बनता भी नहीं है, लेकिन रियासत इस पर चुप बैठी हुई है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ उनको स्पेसिफिकली एक दीनी लिबास, एक दीनी सोच नहीं पसंद आ रही। बाय द वे, ये जो सोच अभी पीएमएलएन ने डेमोन्स्ट्रेट की है, ये इनकी 90s में नहीं थी, जब ये मजहबी पेशवाओं को गले से लगा कर रखते थे। ये इनकी ज़िया साहब के अंडर नहीं थी। पूरी की पूरी रियासत की मशीनरी ने एक डिसीजन लिया कि अब हम एक नैरेटिव शिफ्ट करेंगे। चलें, आपने नैरेटिव शिफ्ट किया, किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए, पैसों के लिए कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हमें फ़ंड करेंगी, कि हम FATF की ग्रे लिस्ट पर दोबारा ना आ जाएं। इस सब का पर्पज़ ये था कि हमारी इकॉनमी चलेगी, वो नहीं चली। तो आपने लाखों पाकिस्तानियों को वनरेबल भी किया, उनकी ज़िंदगियां भी तबाह की, उनको जेलों में भी डाला, और आपकी मुल्क की मईशत नहीं चल रही। तो एट सम पॉइंट तो हमें बैठ के ये सोचना होगा कि जो आप पॉलिसी बनाते हैं उसका पर्पज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, CCD का पर्पज़ था कि जनाब जुडिशरी काम नहीं करती, हमें ऐसा स्क्वाड चाहिए जो बेसिक क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर दे। हर किसी को पता था कि ये एक्सटॉर्शन की तरफ चीज़ जाएगी, वो चलेगी। जब रेंजर्स क्रैकडाउन MQM पे हो रहा था तब भी एक्सटॉर्शन की सारे चीज़ें सामने आ गई थी। जब मुख्तलिफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे 70s में क्रैकडाउन होता तब भी ये हरकतें हो रही थी। तो कोई चीज़ डिफरेंट नहीं आपने की। फिर जब आपने कहा कि हम अलहदा डिपार्टमेंट बनाएंगे जो बाकायदा साइबर क्राइम को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उस वक्त आपको लगता था PTI बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम कर रही है, तो उसके भी चंद आपके सामने आ गए। अमान ने गालबन 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जो मैंने पूरी देखी तो वो खौफनाक थी। एंड आई एम श्योर अमान ने बहुत सेंसर की होंगी बातें। जो वो रिपोर्ट शाया हुई है वो तो बहुत ही ग्राफिक, अभी मैंने पढ़ी नहीं है। तो ये जो बार बार मुख्तलिफ तज्ज़ीनगार कहते हैं जी पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब की पॉलिसी देखें, तो जो 2 मार्की प्रोजेक्ट्स थे फेडरल गवर्नमेंट के, एक और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो तो फेल कर गए हैं। और कौन से प्रोजेक्ट हैं? स्मॉग गन की आप बात कर रहे हैं। चले सर, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, एक महीने बाद बात करेंगे। इस वक्त 300 पे AQ आया है तो लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। अभी सिर्फ 300 पे है, इस नंबर ने, ये वेरी सैड बात है, बड़ा भी ऊपर जाना है। तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी रियासत और दीन का क्या रिश्ता है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, आपके ख्याल से रिश्ता कौन डिफाइन करेगा? अ रिलीजियस स्कॉलर या पॉलिटिशियन? हु इज़ इक्विप्ड कि वो ये रिश्ता डिफाइन करे? एक बंदा जो फिक का माहिर है, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हिस्ट्री का माहिर है, या एक सियासतदान जिसके अपने इलेक्शन पे डाउट है? हमारे मुल्क में कभी फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ है? एक हुआ, याया खान ने कराया था, उसके रिजल्ट में 2 मुल्क बन गए थे।
आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। तो हमारे मुल्क में जो इलेक्शन जिनमें तनाव होता है, जो फ्री एंड फेयर नहीं होते, वो लोग डिटरमिन करेंगे कि हमारे मुल्क का सोशल, मॉरल और लीगल आउटलुक वीज़ा वी इस्लाम क्या होगा। इस बात की कोई सेंस बनती है? नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अपने मकासद के लिए यहाँ पे हर कोई आके इस्लामिक टच देता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो दुरुस्त है, वो उसके बारे में डिबेट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये हैरान कुन बात है कि लोग बहस से भागते हैं और उसके लिए हीले बहाने बनाते हैं। आप अपने आइडिया सामने लाके डिबेट ही नहीं करना चाहते, वो चाहे आपके दीनी अकायद हों, फ़लसफ़े के अकायद हों, रियासत के तसव्वुर के अकायद हों। आप कहते हैं हमारा आइडिया सिर्फ प्रमोट किया जाए, उसके टिकटॉक एडिट प्रमोशन अकाउंट्स बनाए जाएं और बाकी सबको जेलों में डाल दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए। और फिर ये इनका लेवल है, निजी हमले करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ पे किए गए थे कि उनके घर से गलत किस्म का मवाद मिला है जिनसी नेचर का, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने किया था पीपल्स पार्टी पे, जिस तरह कितने अकाउंट मिले हैं साद रिजवी के? 95 साद रिजवी के अकाउंट मिले हैं। सबसे पहले ईसीपी को सोचना चाहिए कि जब हम उनको इजाजत दे रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो तब उन्होंने एफबीआर से नहीं पूछा इसके नाम कितने अकाउंट है। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें डर ये नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट है या नून क्या, हमें डर ये है कि जिस तरह ये कर रहे हैं ये मुल्क नहीं चल सकता। अब वो डर चला गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अब ज़्यादा बड़ा खौफ है कि यार जो यहाँ हालात बन रहे हैं, यहाँ तो गरीब आदमी उठ के मारना शुरू कर देगा कि भूख नंग इतनी ज़्यादा है, फ्रीडम्स कोई नहीं एग्जिस्ट करती। और फिर भी इस सारे शमोजल में आपको लोग मिलते हैं जो बताते हैं रियासत का तसव्वुर क्या है, कि रियासत जब रेज होती है तो असल में क्या होता है। पता है क्या है, जब आपको कोई अपनी थॉट नहीं होती ना और आपने लोगों के आइडियाज़ कॉपी करने होते हैं, तो ये सारे इजराइल के टॉकिंग पॉइंट्स बड़े अच्छे थे। और सॉरी, इजराइल गलत मैं कह दिया, ये सारे टॉकिंग पॉइंट्स वेस्टर्नाइज होते हैं आपको अच्छे लगते हैं। ये जो लोग इस वक्त चीयर लीड कर रहे हैं ना अफ़गान वॉर, कि हम अफ़गानिस्तान को तोड़ देंगे, हम काबुल फतह कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नाजायज़ की है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल उनको रोकना चाहिए। लेकिन हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स देम डिफरेंट होना चाहिए एज अपोज टू हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया। वैसे ये वाला एटीट्यूड हम इसराइल की तरफ रख लेते तो चस ना आ जाती कि जनाब हम काबुल फतह कर देंगे। एक मेन स्ट्रीम सहाफ़ी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि हम तेल अवीव फतह कर देंगे, हम जेरूसलम वापस ले लेंगे, लेकिन काबुल वापस ले उत्थे है कि पत्थर वापस लेने आपने, वहाँ है क्या? ठीक है, वहाँ तो जब मुझे ये कहता है ना कि हम काबुल फतह कर लें, वाई क्यों? इधर मैं बिकॉज भी कह सकता था, लेकिन नहीं, वहाँ कुछ नहीं है भाई। वो लोग अभी लिटरली पत्थर ढूंढ रहे हैं जैसे मकानात वापस बनाने हैं, उनकी इन फाइटिंग भी हो रही है कंटिन्यूसली। तो जो लोग ये समझे ना बड़ा अच्छा आइडिया है, उनको ज़रा एक ब्रीफ सा ना एक बेसिक सा हिस्ट्री लेसन देते हैं। काबुल तो बहुत दूर की बात है। अल मीज़ान सन 2002 से सन 2006 आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में किया था। कब? 2002 से 2006, जब पूरे अमेरिका का पैसा आपके पास था वॉलंटियर लड़ने के लिए। उसमें 1000 पाकिस्तानी शहीद हुआ था, ये कॉस्ट आपने बेयर की। 25 अक्टूबर 2007 से 8 दिसंबर 2007, 1 महीना 1 हफ्ता और 6 दिन आपने सवात वैली और शांगला खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया। 15 सिपाही 3 पुलिस वाले आपने शहीद किए। बैटल ऑफ बाजौर ऑपरेशन शेदिल 2008 बाजौर एजेंसी में हुआ, वहाँ पे 30 पाकिस्तानी शहीद हुए। ऑपरेशन जलजला 2008 में
ये बाजोर एजेंसी में हुआ, यहाँ पे 6 पाकिस्तानी सिपाही शहीद हुए, तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग बेघर हो गए। ये पीटीएम यहाँ से बनी थी। ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम हुआ, ये 12 तहसील ऑफ खैबर एजेंसी में हुआ। उस वक्त ये फाटा होती थी। इसके अंदर पाकिस्तान वर्सेस तहरीक तालिबान पाकिस्तान डायरेक्टली हुआ पहली दफ़ा जब हमारी पॉलिसी में चेंज आया। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडरस्टॉर्म हुआ, ये 26 अप्रैल को तालिबान की वायलेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट के बाद हुआ। इसमें 50 पाकिस्तानी शहीद हुए। इसी तरह 34 लाख सिविलियन इसमें डिस्प्लेस हो गए। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ सवात हुई 2009 में, इसके अंदर तकरीबन 168 पाकिस्तानी शहीद हुए। फिर राह निजात हुई, इसके अंदर तकरीबन 83 पाकिस्तानी शहीद हुए। फिर उसके बाद आपने किया ज़रब अज़म, इसके अंदर 490 पाकिस्तानी शहीद हुए। 9,29,000 लोग, तकरीबन 80,000 फैमिलीज के जो बिलोंग करते थे वो डिस्प्लेस हो गए, ज़िंदगियाँ फॉरएवर उनकी तबाह होगी। फिर रद्दुल फसाद हुआ फरवरी 2017 से जुलाई 2024 तक, पार्ट ऑफ इंसर्जेंसी इन खैबर पख्तूनख्वा। उसके अंदर 3,75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आपने किए 2021 तक, 17 से 21 तक। टेररिस्ट ग्रुप सेल्स डिसमेंटल करने के लिए 440 पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए। अज़्म इस्तेकाम जून 2024 से आप आज तक कर रहे हैं, इसके अंदर 1,255 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं और 1,022 सिविलियन शहीद हुए हैं। ये नंबर आपने आपको क्यों बताया है? आपको गुस्सा नहीं दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आइडियाज़ को इस तरह तबाह नहीं किया जाता। आप लोगों पे जबर कर 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 करके उनके आइडियाज़ नहीं ख़त्म कर सकते। आप चाहे टीएलपी हो, उनको डिसबैंड करना चाह रहे हैं, या आप टीटीपी का जो फितना है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसकी पॉलिसी हिकमत वाली होती है। हमारा हर कोई आता है तो वो कहता है कि जनाब मैं वो स्ट्रॉन्ग आर्म लीडर हूँ जो तबाह कर देगा। मैं इस वक्त प्रोपेगेंडिस्ट देख रहा था जो मरीम नवाज साहिबा की तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता मरीम साहिबा इतने हार्ड डिसीजंस ले लेंगी। लोग कह रहे थे ये औरत हैं, हालांकि पता नहीं कौन लोग थे जो कहते थे कि ख़वातीन हार्ड डिसीजन नहीं ले सकती। जो इंसान बच्चों की परवरिश करता है उसको सुबह दोपहर शाम हार्ड डिसीजन लेने होते हैं। तो पता नहीं क्यों हमारे ये कॉमेंटेटर्स ही सेक्सिस्ट हैं पहले, फिर बाद में उसको कवर करने के लिए कहते हैं कि नहीं ये हाईली मैस्कुलिन इंसान है। I don't understand, as if masculinity की क्वालिटी है हार्ड डिसीजंस। तो बेसिकली मरीम नवाज साहिबा की पिक्चर ये पेंट की जा रही थी कि ये बड़े हार्ड डिसीजंस लेना शुरू हो गए हैं। सर ये हार्ड डिसीजंस हमारा डीप स्टेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ले रहा है, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और यही वो टीटीपी है जिससे बार बार मुआहदे किए जाते हैं, फिर जंग मुसल्लत होती है, फिर मुआहदे किए जाते हैं, फिर जंग मुसल्लत होती है, और हर दफ़ा कहा जाता है कि अब हम मुआहदा नहीं करेंगे। ये जो काबुल में सारे वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं इस वक्त कि जनाब हम तालिबान को तबाह कर देंगे, हम काबुल फतह कर लेंगे, कतर में एक दिन और नेगोशिएशंस के हो रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि तालिबान गवर्नमेंट का ये बिलीफ है वो पाकिस्तान आर्मी को जंग हरा सकती है? नहीं। डू यू रियली थिंक उनके इस वक्त कोई अज़ाइम है किसी को भी जंग हराने के? नहीं। जो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अरबों डॉलर कमाने के लिए, हम उसको हाथ से गंवा रहे हैं। ईरान ने पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक बना दी है, हमें पैसे दिए अपने अंदर पाइपलाइन बना लो, हमने नहीं बनाया। तो ये जो जिंगोइज्म, ये जो एक ब्लेटेंट लैक ऑफ हाइपर मैस्कुलिनिटी हमारे लीडरान के अंदर आ चुका है कि जहाँ पर उन्हें सिर्फ पॉस्चरिंग करनी है, इससे डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। जितना ये लोग फज कर रहे हैं द लाइन बिटवीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस, कल को इसका नुकसान इन्हीं को होगा। इस्लाम की पूरी तारीख़ में कई ममालिक, कई रियासतें बनी हैं जिन्होंने जबर का रास्ता अपनाया है, जिन्होंने लोगों की आवाज़ें दबाने का रास्ता बनाया है, उनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए। वो कौमें तबाह हो चुकी हैं, वो सिस्टम्स गिर चुके हैं। जितना फ्रैक्चर्ड इस वक्त पाकिस्तान का मुल्क है, बिकॉज हम इसको मोटा मोटा गिन लेते हैं, पीटीएम रियासत को नहीं पसंद, बीवाईसी रियासत को नहीं पसंद, पीटीआई रियासत को नहीं पसंद, टीएलपी रियासत को नहीं पसंद, कश्मीर में यकजहती कमेटी, कश्मीर में जो एक्शन कमेटी है वो रियासत को नहीं पसंद, ठीक है, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान जो लोग एहतजाज करें वो रियासत को नहीं पसंद, इंटीरियर सिंध में जो सहाफ़ी उठते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं वडेरों के मसाइल पे वो रियासत को नहीं पसंद। तो रियासत को पसंद कौन है? इतने फ्रैक्चर्ड मुल्क में आप कैसे चल सकते हैं? और जो ऑब्वियस कॉन्ट्रडिक्शंस है प्रिंसिपल स्टांसेस में, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एट दिस पॉइंट
जहाँ पे सीसीडी का राज चल रहा हो, एनसीसीआईए का राज चल रहा हो, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जिस तरह अमान कहता होता है मुझे मरने का शौक़ नहीं है, मैंने नहीं मरना, ठीक है, हम नहीं मरना चाहते, हम यहाँ रहना चाहते हैं स्मॉग वाले लाहौर में, तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ है कि जब मजहबी पेशवाओं पे अटैक हुआ है, नॉट वर्बल अटैक, लिटरल अटैक, तो ये सारे इकट्ठे होकर रियासत के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ डिसाइड कर रहे हैं कि वजीफ़े कितने होने हैं, मस्जिदें किसको हैंड ओवर होनी है। लेकिन जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वीडियोज़ बनाता है बताने के लिए कि आपके अकीदे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके ख़िलाफ़ तो मुकदमे भी जमा हो जाते हैं, उसको जेल में भी रखा जाता है। जब मदारिस की स्क्रूटनी के ऊपर बात आती है तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 2 years जो ये चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं मुख्तलिफ, इसके अंदर तकरीबन सब एक्सपोज हो गए हैं। आपकी एजुकेटेड लिबरल तबका, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पॉलिटिशियंस, और वो कितने जमहूरी हैं, आपकी मजहबी तंजीमें भी। तो इस सूरत हाल में एक बेबसी फैल जाती है और उस बेबसी के अंदर मईशत नहीं चल सकती। ये जो दानिश्वर अभी सर पकड़ के बैठे हैं, सोचें मईशत क्यों नहीं चल रही, बिकॉज वो एक फंडामेंटल चीज़ मॉडर्न इकॉनमी की नहीं समझ रहे, सेंटिमेंट। जब तक वो सेंटिमेंट आपके साथ नहीं है, इकॉनमी नहीं चल सकती। हमेशा की तरह आप लोगों का सुनने का शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिए करें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, ऑल्दो हम पढ़ते नहीं हैं। थैंक यू।